दोस्तों, कहते हैं जिसके पास मोबाइल होता है वह पत्रकार होता है। आज का दौर भी कुछ ऐसा ही है। जब भी कहीं कोई घटना घटती है तो सबसे पहले अगर कोई आदमी उसके आसपास होता है तो वह अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालने के बाद उसका वीडियो बनाता है या उसकी फ़ोटोग्राफ उतार लेता है। इस फोटोग्राफ को या वीडियो को बनाकर वह सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया करता है। एक महिला है, एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है। इसी बीच में एक लड़की अचानक से आ जाती है। उस लड़की ने उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, साथ ही उन्हें संबंध बनाते हुए भी देखा। उसके बाद उसने अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल निकालने के बाद उसने उनके फ़ोटो भी लिए और साथ ही उनका वीडियो बनाया। हालांकि यह बात उसने किसी को महसूस नहीं होने दी और ना ही किसी के सामने जाहिर होने दी कि उसने उनका वीडियो बनाया है और उनका फोटोग्राफ लिया है। लेकिन न जाने क्यों सामने वाले को ऐसा लग रहा था कि उसकी जो पोल है वह खुल चुकी है। इसी वजह से एक कत्ल हो जाता है। कत्ल इतना भयानक होता है कि जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं होता है। उस महिला ने इतने शातिर तरीके से एक नहीं बल्कि डबल गेम खेला। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला बागपत की है और इसी बागपत में एक गांव लगता है सिसोन्ना। दरअसल हम बात कर रहे हैं 2 नवंबर 2023 की। 2 नवंबर 2023 की सुबह करीब 8 बजे के आसपास जब लोग अपने खेतों की तरफ निकल रहे थे, जा रहे थे, तो गांव का एक शमशान घाट है। शमशान घाट से थोड़ी दूरी पर एक कूड़ा घर बनाया हुआ है। उसकी 4 दीवारी की हुई है। लोग ज्यादातर अपना कूड़ा उसी में डाला करते थे। इसी बीच जब लोग जा रहे थे तो रास्ते में चलते लोगों को कुछ दुर्गंध आ रही थी, यानी बदबू आ रही थी। ग्रामीणों को कुछ शक हुआ तो ग्रामीणों ने उस कूड़ा घर के अंदर झांक कर देखा या देखने की कोशिश की तो उसमें आग लग रही थी। एक सूटकेस रखा हुआ था, सूटकेस के अंदर आग लग रही थी और जैसे ही ग्रामीणों ने करीब से झांकने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि एक महिला की लाश है जो जल रही है, उसमें आग लगी हुई है। इसी बीच उनमें से एक बंदा अंदर कूद जाता है, अपना मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद एक वीडियो बनाता है, फोटो भी खींच लेता है और फिर फोटोग्राफ और वीडियो लेने के बाद फिर वह जोर जोर से चीखता है और चिल्लाता है, शोर मचाता है। जैसे ही ग्रामीणों को चीखों की आवाज़ सुनाई देती है, जो आसपास के गांव थे वहां तक भी यह बात पहुंच जाती है और अब यह बात केवल सिसोन्ना गांव में ही नहीं बल्कि सिसोन्ना गांव के आसपास में जो गांव थे वहां तक पहुंच जाती है। लोगों को लगा कि पता नहीं किसकी बेटी है या किसकी बहू है जिसको मार दिया गया, हत्या कर दी गई है और उसकी बॉडी को सूटकेस में अंदर डालकर और फिर सूटकेस में आग लगा देते हैं। सबसे पहले पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी पुलिस तक बात नहीं पहुंच पाती है। तो ग्रामीणों ने सोचा कि 112 नंबर पर फोन किया जाए। जब 112 नंबर से सफलता नहीं मिली तो नजदीकी पुलिस चौकी को फोन किया जाता है। उनको बताया जाता है कि सिसोन्ना गांव के एक कूड़े घर के अंदर एक बॉडी जल रही है, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाइए। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद यह पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है और जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया था उस जलते हुए सूटकेस का, उस वीडियो को वायरल भी किया जाता है। उन फोटोग्राफ को भी वायरल किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, कोई भी पुरुष यह बता सके कि यह उसकी बेटी है या बहू है। लेकिन 1-2 नहीं बल्कि 24 घंटे का वक्त बीत जाता है। उसके बाद भी यह पता नहीं चलता कि आखिरकार यह कौन है, किसकी बॉडी है। अब आसपास के जितने भी गांव थे या पूरा बागपत है, हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिरकार लड़की कौन थी, किसने आखिर इसकी हत्या की, किसने आकर इसको यहाँ जलाया। कुछ इस तरह के सवाल थे। इन सवालों का जवाब न केवल पुलिस जानना चाहती थी बल्कि गांव के वो लोग भी जानना चाहते थे और हर किसी की उत्सुकता थी। पुलिस को कई दिन बीतने के बाद भी कोई सबूत या सुराग हासिल नहीं होता है। ना ही किसी ने आकर यह दावेदारी की कि यह उनकी बेटी है या बहू है। तो आखिरकार पुलिस अपने तरीके से काम करना शुरू कर देती है। अब यहाँ सर्विलांस टीम को बुलाया जाता है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है और फिर पुलिस की जो अन्य टीमें होती हैं वह भी आकर यहाँ पर फिंगरप्रिंट लेती हैं। यह सभी टीमें आकर यहाँ जांच पड़ताल करती हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। फिर पुलिस को यह सूचना मिलती है कि किसी रास्ते पर एक जगह पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहां से शायद आपको कुछ सुराग या सबूत मिल सके। अब पुलिस ने उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया तो उसमें हरियाणा के नंबर की एक गाड़ी होती है, स्विफ्ट डिजायर।
जो उस रास्ते से गुजर रही थी। अब पुलिस ने उस नंबर की गाड़ी को ट्रेस करके निकालने के बाद पुलिस ने देखा, आसपास के गांव के लोगों से पूछताछ की। अब गाड़ी किसकी है या किसी रिश्तेदार की है, अगर कोई इसके बारे में जानता है तो उसके बारे में जानकारी दे। लेकिन किसी ने भी उस गाड़ी के ऊपर दावेदारी नहीं की और किसी ने भी यह नहीं कहा कि यह हमारे रिश्तेदार की गाड़ी है या फिर हमारे घर पर खड़ी होती है। उस गाड़ी पे जो हरियाणा के सोनीपत का नंबर लिखा हुआ था, पुलिस उस नंबर के आधार पर सोनीपत पहुंचती है। वहां जाने के बाद गाड़ी के मालिक से बातचीत करती है और गाड़ी मालिक से जब बातचीत की जा रही थी तब गाड़ी मालिक कहता है कि उसकी गाड़ी यानी कि 1 नवंबर 2023 को उसका एक रिश्तेदार होता है, वह गाड़ी मांग कर ले गया था। अब पुलिस उस रिश्तेदार की तलाश शुरू कर देती है। उस रिश्तेदार का नाम होता है पवन। अब पुलिस ने जब पवन की तलाश शुरू की, उसका जो एड्रेस होता है और उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन वगैरह निकालना शुरू किया, उसकी CDR वगैरह भी निकाली गई। कोशिश की तो वो कई लोगों के संपर्क में होता है, न केवल संपर्क में होता है बल्कि उसकी लोकेशन भी यहीं की पाई जाती है, यानी कि जहां ये घटना हुई थी उसी एरिया की पाई जाती है। अब पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछाया उसे पकड़ने के लिए। उसकी लोकेशन एक बार फिर से इसी गांव की तरफ आती है। पुलिस ने उसे घेर कर रोकने की और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस को देखते ही गोली चला दी और पुलिस को जवाबी कार्रवाई में अपनी आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। तो गोली उसकी टांग में लग जाती है और जैसे ही गोली टांग में लगती है तो पवन गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहां पर उसका उपचार होता है। साथ ही उससे ये पूछा जाता है कि पूरा माजरा क्या है। जब पूरा माजरा बताने की बात आती है तो उसकी जो CDR निकल के आती है उसमें एक शिखा नाम की महिला होती है, उसमें उसकी बातचीत का सिलसिला जारी था। साथ ही शिखा की बातचीत होती थी विवेक चौहान से। पुलिस ने इन दोनों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद एक पूरा गेम, एक कांड या फिर कहें कि एक कहानी सामने आती है। दरअसल मरने वाली जो लड़की थी उसकी बॉडी जलाई गई थी। उसका नाम था मनीषा चौहान उर्फ मिनी। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी दोस्तों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आने वाली कहानियां आपको शीघ्र से शीघ्र मिल सके। चलिए दोस्तों, आते हैं कहानी की तरफ। वह लड़की जिसकी बॉडी जलाई गई थी उसका नाम था मनीषा चौहान उर्फ मिनी, जो कि एक नोएडा की मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करती थी। अब इसके बारे में जब जांच पड़ताल की जाती है, साथ ही में शिखा हो या विवेक उर्फ मनीष चौहान हो या फिर इस पवन से बातचीत हो, जब इनसे पूछताछ की जा रही थी तब कुछ ऐसी चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का सेक्टर 45 का एक गाँव सदरपुर लगता है। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम चरण सिंह होता है, जो कि पूर्व प्रधान हुआ करता था। उसके बाद उसका बेटा होता था जिसका नाम हर्षवर्धन होता था और हर्षवर्धन को एक बेटा पैदा होता है, एक बेटी पैदा होती है। बेटे का नाम मनीष उर्फ विवेक चौहान होता है, जबकि उसकी बेटी का नाम मनीषा चौहान उर्फ मिनी। यह बहुत अमीर फैमिली थी, करोड़पति लोग थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि स्थिति जो थी कुछ इस तरह की थी कि जो हर्षवर्धन होता है उसको कैंसर हो जाता है और साल 2011 में कैंसर से उसकी मौत हो जाती है। उसका बेटा जो होता है और बेटी होती है, उस वक्त वह 10 साल की थी और इसी बीच में मरने से पहले ही, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मौत बहुत जल्दी हो जाएगी, तभी उसने अपनी एक वसीयत बनाई और वसीयत में साफ साफ लिखवा दिया कि मैं बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करता, इसलिए जो भी मेरी जमीन जायदाद है, जो भी कुछ है, वह बेटा और बेटी में बराबर बराबर बांट दिया जाए। और जैसे ही यह वसीयत सामने आती है तो सबसे पहले होश खराब होते हैं इस मनीष उर्फ विवेक चौहान के, क्योंकि आधी जमीन यानी कि करोड़ों की संपत्ति उसकी बहन के नाम पहुंच जाएगी और बेवजह पहुंच जाएगी, इसलिए वह अपनी बहन से खफा रहने लगता है। लेकिन उसकी बहन अभी 10 साल की ही थी। बहन ने मेहनत से पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वह बहुत कम समय में अपने घर से निकल गई और अपनी जिम्मेदारी का उसे एहसास होने लगा। कुछ वक्त बीतने के बाद इसके भाई की शादी हो जाती है विवेक चौहान की सोनीपत की रहने वाली शिखा नाम की एक लड़की से। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि शिखा का पूर्व में ही शादी से पहले एक लड़के यानी कि पवन कुमार से अफेयर था और उसके साथ उसकी आपत्तिजनक स्थिति में कभी उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बहुत गहरे से रिश्ते में थे। यह जिंदगी ऐसे ही ठीक ठाक चल रही थी और यहाँ मनीषा अपना
घर छोड़ के चली जाती है। अब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि मनीषा अपनी संपत्ति में जो हक है वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। इसलिए शिखा को यानी कि मनीषा के भाई की पत्नी को यह बात परेशान करती थी, साथ ही विवेक को भी यह बात परेशान करती थी। लेकिन विवेक इस बात को नहीं जानता था कि उसकी पत्नी यानी कि शिखा का शादी से पहले पवन कुमार के साथ अफेयर था या कहिए अवैध संबंध था। इसके बाद वो शारीरिक रिश्ते में बंधी हुई है और एक दिन ऐसा होता है कि वह लड़की मनीषा अपनी भाभी के पास जब आती है, अपनी भाभी को एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है, साथ ही उसका वीडियो बनाती है, उसकी फोटोग्राफ खींच लेती है। लेकिन इस बात का कभी भी किसी से जिक्र नहीं करती और किसी से कुछ नहीं कहती, अपने काम से काम रखती है। वो लड़की वाकई बहुत टैलेंटेड और होशियार लड़की थी और सब लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन शिखा को लगता था कि ऐसा ना हो कि उसकी पोल पट्टी खुल जाए और अगर उसके अवैध रिश्ते के बारे में किसी को पता चल गया तो उसका जो पति है वह उसको छोड़ देगा और उसकी जिंदगी पूरी तरह से नरक हो जाएगी। इसी बीच शिखा ने अपने पति विवेक के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसने कहा कि क्यों न मनीषा को रास्ते से ही हटा दिया जाए, तो सारी की सारी संपत्ति जिसकी कीमत 5-6 करोड़ के आसपास थी, तो यह सब की सब संपत्ति उनकी खुद की हो जाएगी और जैसे संपत्ति खुद की होगी, लाइफ एकदम मस्त कटेगी, बढ़िया कटेगी। और शिखा के रास्ते में जो कांटा है उसके अवैध संबंध की पोल खुलने का, वह भी हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। और इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। इस लड़की मनीषा को 31 अक्टूबर 2023 को इससे बातचीत करते हैं। उस दिन हालांकि झगड़ा भी हुआ होता है, लेकिन इसे खुशामंद करके कहते हैं कि करवा चौथ का त्योहार है, घर पर होना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, यानी कि 1 नवंबर 2023 को इस लड़की को घर पर बुलाया जाता है और इस घर में मौजूद होता है पवन, क्योंकि वह शिखा का प्रेमी था और इस बात का विवेक को बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इन दोनों का अफेयर है और फिर यह चारों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब कुछ वक्त बीत जाता है तो पता चलता है कि मनीषा को नशीला पदार्थ दिया गया था। जैसे ही उसने नशीले पदार्थ का सेवन किया, उस खाने के साथ वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अब इन तीनों ने यानी कि शिखा, उसके पति विवेक और उसके प्रेमी पवन के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इस लड़की का गला दबाया जाता है और गला दबाने के बाद एक सूटकेस का इंतजाम किया जाता है। यह सब सोच रहे थे कि अगर आसपास के इलाके में इसकी डेड बॉडी को कहीं फेंकते हैं तो पुलिस को बहुत जल्दी इस घटनाक्रम के खुलासे में आसानी हो जाएगी, इसलिए कहीं दूर जाकर इस बॉडी को फेंक कर आते हैं। लेकिन सूटकेस का जब इंतजाम किया जाता है तो उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं, यानी टुकड़े से मतलब कि उसे काटा नहीं जाता बल्कि तोड़ा जाता है और तोड़कर इस तरह सूटकेस में फिट किया जाता है। और फिट करने के बाद हरियाणा सोनीपत की एक कार थी, स्विफ्ट डिजायर, उस कार में बॉडी को रखा जाता है और रखने के बाद यहाँ से लगभग 73 किलोमीटर दूर बागपत का एक गांव लगता है सिसाना, और सिसाना गांव में जाकर इस बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, फेंकने की कोशिश कर रहे थे। सुबह 4 बज जाते हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते, इसलिए इन्होंने शमशान घाट के पास एक कूड़ा घर होता है, उसकी जो 4 दीवारी थी उसकी हाइट ज्यादा नहीं थी और उसी कूड़े घर में उस सूटकेस को डालकर उसके ऊपर बड़ी मात्रा में पेट्रोल डाल दिया जाता है और जैसे ही वह पेट्रोल में आग लगती है वह बहुत तेजी से जलने लगता है। तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आसपास किसी को पता चल जाए, क्योंकि गांव के लोग जल्दी जाग जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए वह ज्यादा देर वहां पर रुके नहीं थे, टिके नहीं थे और कुछ देर बाद वहां से गाड़ी लेकर चले जाते हैं। लेकिन वह गाड़ी, उसका नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है और गाँव वालों को अगले ही दिन जब दुर्गंध आती है, तब तक वैसे तो शरीर आधे से ज्यादा जल चुका था, लेकिन पुलिस को जब बताया गया, पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि भाभी ने डबल गेम खेला, यानी कि अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की, लेकिन जब कत्ल का खुलासा होता है तो न केवल उसकी इज्जत तार तार होती है बल्कि पूरे समाज को उसके नाजायज रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। और अब यह भी पता चल जाता है कि विवेक अपनी बहन की हत्या करने के लिए, करोड़ों की जमीन हथियाने के लिए वो इस हद तक चला जाता है कि अपनी सगी बहन की हत्या कर देता है, रिश्तों को शर्मसार कर देता है। तो दोस्तों, रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है।
आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि अगर कभी भी ऐसा लगे तो आपको कम से कम पुलिस का सहारा जरूर लेना चाहिए। इस लड़की के साथ 2011 में जब उसके पिताजी खत्म हुए थे तभी से इसके साथ कुछ हो रहा था और इसको भी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में किसी न किसी से बातें करनी चाहिए थी। हालांकि पुलिस ने कुछ अच्छा काम किया। यहाँ के जो एसपी हैं जिनका नाम अर्पित विजय वर्गीय है, साथ ही डीएसपी युवराज सिंह है, इनका भी बहुत शानदार रोल रहा। उन्होंने बहुत कम समय में इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।